नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले की अगली सुनवाई बुधवार को करने का निर्णय लिया है और इसके साथ ही अधिसूचना जारी करने पर लगी रोक भी बुधवार तक के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार की ओर से मामले में प्रति शपथ पत्र दाखिल किया गया है। सोमवार को दाखिल किए गए अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। दायर याचिका के पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए जवाबी हलफनामे में सरकार ने कहा है कि इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए। रोक लग गई है, आपको बता दें कि और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अखंड, जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर के एक बार फिर से एक नई तारीख आ गई है, वो बुधवार की तारीख दी गई है। अब क्या कुछ मामले पर और जानकारी है आपके पास? देखिए, ये पूरा मामला चूंकि आज सुनवाई चल ही रही थी और सुनवाई में सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है। सरकार की तरफ से जो वकील लगाए गए थे उनमें डबल एजे विनोद कुमार शाही भी उसमें मौजूद थे और उनके साथ उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी उसमें मौजूद थे। तो सारी जो सुनवाई थी वो सुनवाई चल रही थी। ये सुनवाई कल तक के लिए, चूंकि देर हो रही थी, तमाम केसेस और भी थे, तो इसको देखते हुए कोर्ट ने कल तक का समय दिया है और कल दोपहर तक मुमकिन है कि ये इस मामले पे फैसला आ जाएगा। कोर्ट की सुनवाई एक बार और होगी और कोर्ट सुनवाई के बाद ही इस पे जो अंतिम निर्णय लिया जाना है, कोर्ट उस पे निर्णय ले लेगी। तो ये आज का जो कल माना जा सकता है कि कल एक फाइनल सुनवाई होनी है। जिस तरह सरकार की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई है कोर्ट के सामने कि दरअसल जो स्थानीय निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे के आरक्षण का आधार ही माना गया है और वो आधार माना जाए, तो इस पूरे मामले को लेकर के अगर विपक्ष की प्रतिक्रिया जानना चाहे उसकी क्या कुछ राय है? देखिए, विपक्ष भी अब कहीं ना कहीं इस मसले को लेके कुछ सरकार से मुतमईन होता हुआ सा दिख रहा है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया थी, ये जो 2017 की जो जिसको आधार बनाने की बात हो रही है, ये 2017 में पहले भी इसको आजमाया जा चुका है। तो वो जो आरक्षण का जो स्तर है उसको कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उससे जोड़ के ही देखा जाएगा। और अगर कोर्ट का डिसीजन भी अगर ऐसा आता है कि उसी आधार पर जो सरकार ने जो डिसीजन लिया है या सरकार ने जो आरक्षण की सूची जारी की है, उसी आरक्षण की सूची के आधार पर यह चुनाव लड़ा जाएगा, तो मुमकिन है कि विपक्ष भी इस पे बहुत हो हल्ला न मचाए। और जैसे ही चुनाव अगर डिले होगा तो 3 महीने कम से कम डिले माना जा रहा है कि 3 महीने डिले हो जाएंगे, तो ऐसे में तमाम दिक्कतें और भी आएंगी और चुनाव जैसे आगे खिसकेगा, बहुत सारी विपक्ष भी चाहता है कि ये सारे प्रेशर, ये सारी चीजें थोड़ा सा कम हो और जल्दी से जल्दी चुनाव निपटा लिया जाए। तो हमें लगता है आपने बिल्कुल अखंड जिस तरीके से कहा कि चुनाव डिले हो सकता है तारीखों के ऐलान में, ऐसे में विपक्ष भी इस बात को नहीं चाहता है कि डिले हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता और कुछ कार्यकर्ताओं में भी इस बात को लेकर के नाराजगी देखने को क्या नहीं मिल सकती क्या, यदि चुनाव की तारीखों का में देरी हो सकती है तो? अखंड जी, अपना सवाल दोहराते हैं। बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से आपने कहा कि चुनाव की तारीखों के ऐलान में देरी हो सकती है, चुनाव टल सकते हैं 3 महीने के लिए, तो ऐसे में क्या विपक्ष इस बात को लेकर के हो हल्ला नहीं कर सकता? और इसके साथ ही क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं और नेताओं में भी नाराजगी नहीं देखी जा सकती क्या इस मामले को लेकर? देखिए, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष में ये बात तो समझ में आती है कि कुछ नाराज होंगे तो कुछ खुश होंगे। लेकिन हमें ये लगता है कि जो पहले से चुनाव की तैयारियों में लगे हैं और जिनका टिकट फाइनल हो जाएगा, जिस भी पार्टी से वो लड़ना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे समाजवादी पार्टी से हो या कांग्रेस से हो या और भी दल जो चुनाव लड़ाने वाले हैं या लड़ने वाले हैं, उनसे अगर टिकट मिल जाता है, टिकट की दावेदारी उनकी सफल होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो खुश नजर आएंगे। और जिन्हें नहीं मिलेगा या जिनके मिलने की संभावना या जिनकी गोटियां सेट होने वाली बात जो कहते हैं
हैं कि चुनाव में एक टर्म यूज होता है कि गोटियां सेट है हमारी, हमें टिकट मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। तो वो गोटियां जिनकी सेट है वो तो खुश होंगे, जिनकी गोटियां सेट नहीं है वो जाहिर सी बात है नाराज ही होंगे, उन्हें लगेगा कि समय कब मिला है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल इस चुनाव के डिसीजन के बाद ही समझ में आएगा कि कौन इसके हक में खड़ा है, कौन उसके मुखालिफ खड़ा है। लेकिन ये तय है कि ये चुनाव का जो डिसीजन है ये मुमकिन है कि कल तक आ जाए और कोर्ट इस पे अंतिम मुहर लगा देगी सुनवाई के तुरंत बाद। चलिए अखंड, आप हमारे साथ बने रहिए, आपका फिर से रुख करेंगे। तो आपको बता दें कि दरअसल निकाय चुनाव को लेकर के ये पूरा मामला अभी फिलहाल कल तक के लिए टाल दिया गया है और एक बार फिर से नई तारीख मिली है। अब कल देखने वाली बात यह होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जा रहा है। उधर यूपी परिवहन विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है। परिवहन विभाग की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। कोहरे के दौरान बसें नहीं चलेंगी। कोहरे को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अगले 1 महीने तक ऑनलाइन बुकिंग भी बंद की गई है। ये बड़ा फैसला परिवहन विभाग की तरफ से लिया गया है। कोहरे के चलते ये फैसला बताया जा रहा है, बड़ा अहम फैसला माना जा रहा है। कोहरे के दौरान बसें ना चलाने का फैसला किया गया है परिवहन विभाग की तरफ से और कोहरे को देखते हुए ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके साथ ही ऑनलाइन बुकिंग को लेकर के भी पाबंदी लगाई गई है। ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो सकेगी अब अगले 1 महीने तक। और खबर पर हमारे साथ अखंड प्रताप शाही बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। अखंड, ये बड़ा फैसला माना जाए उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से जिस तरीके से निर्णय लिया गया है कि दरअसल अब बसों में कटौती की गई, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑनलाइन जो बुकिंग अभी तक यात्री करा पाते थे उसमें भी अब यात्रियों को कहीं ना कहीं समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, ऑनलाइन बुकिंग इसीलिए रोकी गई है क्योंकि अब कोहरे की चादर जो है पिछले 2 दिनों की बात अगर कही जाए तो पूरे प्रदेश में इसमें फैलती हुई दिखाई देने लगी है। और सुबह का वक्त हो या देर रात से ही ये कोहरे की चादर जो काफ़ी घनी हो जा रही है, तो उस कोहरे की चादर के फैलने की वजह से ही गाड़ियों के जो आवागमन में या फिर यातायात में जो है वो मुश्किलें बढ़ जा रही हैं। एक्सीडेंट होने के खतरे बढ़ जाते हैं, दिखाई नहीं देता है तो उसमें रफ्तार भी तेज़ नहीं होती है। तो बहुत सारी मुश्किलें इसके चलते आ रही हैं, जिसको लेके परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है कि ये जो कोहरे के चलते जो एक तो ऑनलाइन बुकिंग को रात में रोक दिया जाए और ऑनलाइन बुकिंग के अलावा जो डिपो से निकलने वाली बसें हैं, चाहे किसी भी डिपो से हो, अगर लंबी दूरी तक जा रही हैं तो उन्हें 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद या कोहरा जब आता है तो उसके बाद न चलाया जाए। तो ये डिसीजन जो लिया जा रहा है परिवहन विभाग के तमाम जो अधिकारी बैठे थे उनमें यह फैसला लिया गया और उसको अब आज से लागू कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है इससे यात्रियों को कुछ मुश्किलें जरूर आएंगी, लेकिन अगर जान है तो जहान है, ये बात भी परिवहन विभाग और सरकार अच्छी तरीके से जानती है। तो इसको लेके किसी तरीके की जल्दबाजी या किसी तरीके की अफरा तफरी का माहौल नहीं क्रिएट करना चाहते। और इसमें जाहिर सी बात है जब कोहरा ज़्यादा होगा तो जान का खतरा भी ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे में रफ्तार भी रुकेगी और रफ्तार अगर रुकती है तो पहले से जो गाड़ियाँ सड़क पर दौड़ रही हैं, जो अपने डिपोज से निकल चुकी हैं और गंतव्य की तरफ बढ़ रही हैं, उनको बढ़ने में नहीं रोका जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि उनकी रफ्तार भी कहीं ना कहीं इससे बाधित जरूर हो। बिल्कुल अखंड, यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कीजिए आप दर्शकों को कि जो ऑनलाइन बुकिंग रोकने की, बंद करने की बात कही जा रही है वो केवल रात्रि सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग बंद की गई है या फिर दिन में भी 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है? देखिए, ये अभी फिलहाल जो अब जानकारी आ रही है, हालांकि पूरी डिटेल प्रेस रिपोर्ट जब आ जाएगी तो उसके बाद ही ये इस पे किसी कॉन्फिडेंस के साथ कहना लाजिम होगा। लेकिन अभी जो जानकारी दी गई है सूत्रों के मुताबिक वो ये जरूर कही जा रही है कि ये जो और रात की जो बुकिंग होती थी, 11 बजे के बाद की जो बुकिंग होती थी, उन बुकिंग को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। यानी रात में जो बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग होती थी उसको पूरी तरह फौरी तौर पे उसे रोक दिया गया है। अब अगले डिसीजन के बाद ही इसको शुरू किया जाएगा। दिन में जो ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा होती थी वो चालू रहेगी, ऐसा अभी बताया जा रहा है। हालांकि अंतिम मुहर इस पे लगना अभी बाकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो हमारे से हो गया अखंड प्रताप शाही, लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से परिवहन विभाग का ये बड़ा फैसला माना जा रहा है और परिवहन विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। दरअसल रात्रि के समय में जो ऑनलाइन बुकिंग होती थी उसमें रोक दी गई है और इसके साथ ही परिवहन विभाग की तरफ से बसों में भी रात्रिकालीन के दौरान परिवहन में कटौती की गई है। उधर सीतापुर से खबर है, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नकुल दुबे पहुंचे हैं। बीजेपी ने देश में कटुता नफरत फैला रखी है। नकुल दुबे ने यह बयान दिया है, उसे खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कटुता नफरत फैला रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसे खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। नकुल दुबे का यह बड़ा बयान आया है। बीजेपी ने वोट बैंक को 5 किलो राशन बना दिया है। स्मृति ईरानी को लेकर बोले कांग्रेस नेता नकुल दुबे। उन्होंने कहा कि उनका नाम मत लीजिए, कौन है वो। नकुल दुबे का
ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दरअसल स्मृति ईरानी है कौन, उनका नाम मत लीजिए, शी इज नॉट ए लीडर यार। नकुल दुबे का ये बड़ा बयान सामने आया है। वो सास भी कभी बहू वाली कलाकार हैं, उनको कलाकार के ही रूप में देखा जाए। नकुल दुबे का ये बड़ा बयान आया है सामने। दुबे जिन्होंने ये बयान दिया है स्मृति ईरानी को लेकर के, कांग्रेस नेता नकुल दुबे का बयान सामने आया है। दरअसल नकुल दुबे ने कहा कि उनका नाम मत लीजिए, कौन है वो। स्मृति ईरानी को लेकर के नकुल दुबे का बयान आया है कि वो कौन है। शी इज नॉट ए लीडर, ये बयान नकुल दुबे ने दिया है। शी इज नॉट ए लीडर, वो एक नेता नहीं है। उन्होंने कहा वो सास भी कभी बहू वाली कलाकार हैं। एक नेता की संज्ञा नहीं दी, बल्कि सास भी कभी बहू थी वाली कलाकार के रूप में नकुल दुबे आज भी स्मृति ईरानी को देख रहे हैं। उनको कलाकार के ही रूप में देखा जाना चाहिए, ये भी बात नकुल दुबे ने कही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीतापुर में यह बात कही गई है नकुल दुबे की तरफ से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहित मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मोहित, क्या कुछ और जानकारी है? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नकुल दुबे आज पहुंचे थे इस यात्रा में। जी अभी आप बिल्कुल मैं बता दूं कि आज नकुल दुबे जो है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सीतापुर लेके पहुंचे थे। वहां पे वो मीडिया से मुखातिब हुए और जब उनसे सवाल किए गए तो उनका कहना था कि जब स्मृति ईरानी का सवाल पूछा गया कि कह रही है कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कौन है ये, और ये कलाकार हैं जो सास बहू का सीरियल करती है, उनको कलाकार ही देखा जाए, इनको नेता ना माना जाए। जी बिल्कुल, कलाकार के तौर पर देखा जा रहा है। और इसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा गया है, 5 किलो राशन की संज्ञा दी गई है वोट बैंक को। जी बिल्कुल, जब उनसे गुजरात के चुनाव रिजल्ट पे बात की गई तो उनका कहना था कि राहुल गांधी जो है गुजरात चुनाव से बिल्कुल अलग रहे और उन्होंने इस चुनाव को बिल्कुल भी ढंग से नहीं इस पे ध्यान दिया। लेकिन भाजपा ने जो है जो वोट है उसको 5 किलो राशन बना दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। उधर शाहजहांपुर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। बीती रात पुलिस ने सभी थाना क्षेत्रों में एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें पुलिस ने अवैध शराब बनाने वालों और वांछितों समेत 81 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कच्ची शराब और पकड़े गए जुआरियों के पास से नकदी भी बरामद की है। शाहजहांपुर पुलिस द्वारा कुल मिलाकर के 81 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसके तहत एडीजी एलओ महोदय का एक अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चल रहा है। उस अभियान के तहत 52 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, 675 लीटर शराब बरामद हुई है। और खबर मेरठ से है, जहां थाना टीपी नगर के 2 सिपाहियों ने थाने के बाहर खड़ी कार के पार्ट्स बेच दिए हैं। इसके बाद सीओ ने उसकी गोपनीय रिपोर्ट एसएसपी को भेज दी है, जिसके बाद दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल मेरठ के टीपी नगर थाने के बाहर एक i10 कार खड़ी थी। थाने के हेड मुहर्रिर और सिपाही ने मिलकर इस कार का साउंड सिस्टम, स्पीकर, दरवाजा के साथ अन्य पार्ट्स निकालकर चुपचाप बेच दिया। फिलहाल एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित कर दिया है।
गुजरात में बीजेपी के विधायक शंकर चौधरी मंगलवार को निर्विरोध गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुन गए हैं। वहीं गांधीनगर में 15वीं राज्य विधानसभा के पहले सत्र के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ विधायक जेठाभाई भारवाड को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया है। विपक्षी दल कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक चौधरी और भारवाड का समर्थन किया है। बता दें कि सीएम भूपेंद्र पटेल ने शंकर चौधरी जबकि राज्य के वित्त मंत्री कन्नूभाई देसाई ने भारवाड का नाम सुझाया था। सीएम भूपेंद्र पटेल ने शंकर भाई चौधरी को सर्वसम्मति से 15वीं गुजरात विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। खबर बदायूं से है, जहां थाना वजीरगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर जनपदीय गिरोह का खुलासा करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 12 मोटरसाइकिल के साथ तमंचा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक यह शातिर चोर वाहन चोरी करके उन्हें बेचते थे। फिलहाल पुलिस इनके पूरी आपराधिक लिस्ट की खंगाल कर रही है। बिजनौर जिला प्रशासन के उत्पीड़न के विरोध में जेल भर में रिक्शा चालक हड़ताल कर रहे हैं और ई रिक्शा की हड़ताल से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूली बच्चों ई रिक्शा का इंतजार करते रहे। रोडवेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि जगहों पर यात्री अपना सामान सिर पर लादकर पैदल ही घर को गए। मरीजों को भी अस्पताल आने जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा। रिक्शा चालक एसोसिएशन जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन देकर रिक्शा चालकों की सभी समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने की मांग की है। सोनभद्र में कल प्रदर्शित भारत जोड़ो यात्रा में सोनभद्र आए कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के स्मृति ईरानी पर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें कि सोनभद्र पहुंचे कांग्रेसी नेता अजय राय ने कहा कि स्मृति ईरानी अमेठी जाती हैं और वहां पर लड़के झटके दिखाकर वापस चली आती हैं, जिसके बाद सोनभद्र बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष पुष्पा सिंह ने इसका विरोध करते हुए रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस की तहरीर देकर कांग्रेस नेता अजय राय पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान करने समेत अन्य आरोप लगाए हैं, जिसके बाद रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कांग्रेस नेता अजय राय से पूछताछ के लिए पुलिस की एक टीम वाराणसी के लिए भेज दी गई है। राजधानी पटना में चल रहा था हेलीकॉप्टर शॉट मारने वाले भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रह चुके और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर साइबर क्राइम का धंधा। और इसी कड़ी में पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र एचडीएफसी बैंक से सटे 14 नंबर रोड की ओर जाने वाली गली में पुलिस को देखकर संदिग्ध हालत में भागते हुए गौतम कुमार और भरत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों साइबर ठगों के पास से ठगी के दौरान उपयोग किए जाने वाले कई उपकरणों के साथ साथ कई दस्तावेज को भी बरामद करने में सफलता हासिल हुई है। पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में एक जो साइबर अपराध कर्मी हैं उनके गिरोह का खुलासा किया गया है। ये लोग सभी रहने वाले हैं ज़्यादातर शेखपुरा और नालंदा ज़िला के, और इसमें जो 2 अपराध कर्मी पकड़े गए हैं उनमें से एक अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का है। वो पहले इसी प्रकार से साइबर फ्रॉड के मामले में छत्तीसगढ़ से भी जेल जा चुका है। और एक अन्य अपराध कर्मी है जो कि दिल्ली में सक्रिय था। हाल फिलहाल में जो दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया था फेक कॉल सेंटर का, जिसमें रूपसपुर में भी कुछ अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी साइबर अपराधियों की, उसमें भी इसको बुला के पूछताछ किया गया था, लेकिन उस वक्त उस समय इसके ऊपर कोई भी एविडेंस दिल्ली पुलिस को नहीं मिला था। तो जो हमारे पत्रकार नगर थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक फ्लैट है जिसमें ये लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप लेके कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। उसी को लेकर हम लोगों ने वहाँ पे रेड किया। लैपटॉप भी रिकवर हुए, तकरीबन 1,40,000 रुपया भी इनसे कैश में रिकवर हुआ है। बहुत से डेबिट कार्ड भी रिकवर हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से श्रीनगर वाली फ्लाइट में पायलट ने हिंदी कविता बोलकर यात्रियों का स्वागत किया और जरूर अनाउंसमेंट की गई। विमान में सवार किसी यात्री ने इसे पूरे वाक्यों का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि ये फ्लाइट नई दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के लिए रवाना हो रही थी। इस बीच हवा में यात्रा करने की तैयारी यात्रियों का पायलट ने अनाउंसमेंट में ध्यान खींचा। 45 डिग्री कम होगा तापमान। अगर मौसम खराब का तो अब से 1.5 घंटे में होगा गंतव्य पे प्रस्थान। तो जरा देखें फ्लो को आराम और ना करें धूम्रपान, वरना दंडनीय हो सकता है अंजाम।
अगर ऊंचाई की बात करें तो होगा 36,000 फीट का मुकाम, क्योंकि अगर और ऊपर गए तो शायद दिख सकते हैं भगवान। आज 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ेगा ये विमान और सर्दी बहुत होगी बाहर, 0 से 45 डिग्री कम होगा तापमान। अगर मौसम खराब हो तो बांध कुर्सी की पेटी करे विश्राम, और कोई भी आवश्यकता हो तो बेझिझक करे विमान कर्मियों को परेशान। और थोड़ा लिमिट में ही करें वरना बन सकती है शैतान। सभी विमान कर्मियों से गुजारिश है, कृपया बनाए रखिएगा मुस्कान। आप सभी का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उपलब्ध है जलपान। अब से यात्रियों से वार्तालाप करें, शायद रास्ता कटे आसान। मैं आपसे विदा लूंगा और बातें होंगी आखिरी चरण के दौरान। तब तक आनंद लीजिएगा, जमीन से ऊपर खूबसूरत होगा आसमान। एंजॉय द फ्लाइट, बाय बाय। तो अब से 1.5 घंटे में होगा गंतव्य पे। उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूरतमंदों के लिए रैन बसेरे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि रैन बसेरों की व्यवस्था का जिलाधिकारी निरीक्षण करें और अलाव की समुचित व्यवस्था की जाए। निराश्रितों और जरूरतमंदों को कंबल दिया जाए। सीएम ने समय से इसकी खरीद के लिए निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि कंबल खरीद में स्थानीय बुनकरों उत्पादों और को वरीयता मिले, गुणवत्ता से समझौता न किया जाए। प्रदेश में तेजी से बढ़ती ठंड के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को निराश्रित बुजुर्गों, यात्रियों सहित आम जनजीवन की सुरक्षा और सहायता के लिए आवश्यक व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। को व्यवस्थित रूप से संचालित करें। इसमें स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लें। हर जरूरतमंद को, जो भी बेसहारा हो या कहीं बाहर से आया है, बोला भटका है, सड़कों पर, पटरियों पर ठिठुरता हुआ न दिखाई दे, उसे रेन बसेरों में पहुंचाने की व्यवस्था करें और वहां पे उन्हें सम्मानजनक ढंग से रहने की व्यवस्था करें। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्र हर जरूरतमंद को कंबल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं, ऊनी कपड़े उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। और तीसरा, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के लिए भी। आज मैं यहाँ पर 3 स्थानों पर रेन बसेरों का निरीक्षण मैंने किया है। प्रदेश भर में हर एक नगर निकाय में पर्याप्त संख्या में रेन बसेरे बनाए गए हैं, जिन्हें नगर निकाय, शासन की एजेंसियां, राजस्व विभाग के द्वारा और कुछ जगह स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से उन्हें संचालित किया जा रहा है, जिससे संभावित भीषण शीतलहरी को ध्यान में रख करके हर एक व्यक्ति को हम पुख्ता व्यवस्था दे सकें। आज मैंने यहाँ पर 3 स्थानों पर उसका निरीक्षण किया है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 40 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में 32 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और 27% ओबीसी को आरक्षण देने को लेकर 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात की गई है। राजभवन पहुंचा प्रतिनिधिमंडल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल आज राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की है। नवंबर माह में हम लोगों ने 1932 आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने का विधेयक पास किया था। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का विधेयक भी पास किया था, जो अनुमोदन के लिए राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा हुआ है। और उसमें हम लोगों का ये भी निवेदन था और ये भी हम लोगों ने उस विधेयक में वर्णित किया है कि इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाए, ताकि यहाँ पर जिस तरीके से ये षड्यंत्र होते हैं, जो लोगों के यहाँ के मूलवासी आदिवासी के जो अधिकार है उसको मिल पाए। आज उसी को जल्द से जल्द पारित करने के लिए हमने महामहिम से आग्रह किया।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।